हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट रसायन की असाइनमेंट नंबर 2, जो माह अक्टूबर के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो दिया गया है उसके संबंध में। तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री या रसायन क्लास 12 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं असाइनमेंट बनाने हेतु, उसके आप आंसर जो है किस तरह से लिख सकते हो। बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर लिखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखो। हम आंसर लिखना बस नहीं दिखाएंगे, आपको यहाँ पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे आए हैं ये पूरी तरह से समझाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो इस असाइनमेंट में जो असाइनमेंट माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया है, इस वीडियो में मैं उसका किसी भी तरह का मिसयूज़ नहीं कर रहा हूँ और न ही ये व्यवसायीकरण है। सिर्फ और सिर्फ मैं सभी स्टूडेंट का हेल्प करना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ समझाना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ये आपके लिए सिर्फ असाइनमेंट हेतु नहीं है, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कैसे सटीक आंसर लिखने हैं इसके लिए भी बहुत ही हेल्प करेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है दर निर्धारक पद। तो देखो यहाँ आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट दिया हुआ है। दर निर्धारक पद क्या है और ऊर्जा अवरोध क्या है, चित्र बनाकर समझाइए। तो दोनों को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं दर निर्धारक पद आखिर क्या है, इसको समझाना है। तो दर निर्धारक पद किसे कहते हैं, क्या है, ये हम समझते हैं। देखो एक्चुअल में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो प्रारंभ में उसकी दर या उसकी जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। किंतु कुछ समय पश्चात अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की धीमी गति से संपन्न होने वाले पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर निर्धारक पद कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है, बिल्कुल आप देख लेना, ठीक है। और दर निर्धारक पद को ये उदाहरण जो हम लोग देखते हैं निम्न उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो फ्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, फाइनली 2NO2F, ठीक है। लेकिन उत्पाद बिल्कुल आसानी से इस तरह से नहीं बनता जैसा दिख रहा है। यह अभिक्रिया जो है जटिल अभिक्रिया है और यह निम्न पदों में संपन्न होती है। किस पद में संपन्न होते हैं उसको देखते हैं। तो प्रथम पद में हम लोगों ने देखा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके एक अणु जो है वो फ्लोरीन से क्रिया करते हैं और ये बना लेते हैं NO2F+F, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है फर्स्ट स्टेप, वो क्या होता है एक्चुअल में, ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो, बहुत ही मंद गति से चल रहा होता है। जबकि द्वितीय पद में क्या होता है, वापस से NO2 का जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक और अणु रह गया है वो इस F से क्रिया करता है, फ्लोरीन से क्रिया करता है और बना लेता है अगेन NO2F, ठीक है। और यह जो गति है या यह जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसकी गति जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है, तीव्र होती है, ठीक। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्लो या मंद गति से संपन्न होने वाला जो पद है उसे क्या कहेंगे, हम लोग दर निर्धारक पद कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कैसे लिखना, प्रॉपर आंसर आप देख सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। ऊर्जा अवरोध क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऊर्जा अवरोध क्या है, इसे डिटेल से समझते हैं कि ये ऊर्जा अवरोध होता क्या है। चित्र बनाकर हमको अच्छे से समझाना है इसको, ठीक है। तो देखो अरहिनियस ने संगठित सिद्धांत दिया था एक, जिसके अनुसार बताया गया था कि कोई भी जो अभिकारक हैं वो उत्पाद में तब तक परिवर्तित नहीं होंगे। अभिकारक मान लो A और B हैं, ये उत्पाद में तब तक परिवर्तित नहीं होंगे जब तक इन दोनों के बीच टक्कर ना हो। इन दोनों के बीच टक्कर होता है फिर संकुल का निर्माण होता है। तो इन दोनों के बीच सबसे पहले क्या होना जरूरी है, टक्कर होना जरूरी है। उसके बाद ये दोनों टक्कर होने के बाद क्या करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। और संकुल का निर्माण करने के बाद जब तक ये संकुल जो बने हुए संकुल है वो ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर लेते तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, उत्पाद में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा। देखो यहाँ समझो आप, अरहिनियस के संगठित सिद्धांत से कोई भी अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारक अणु आपस में टकराकर एक क्या बनाते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। यह संकुल तब तक जो है उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते जब तक कि अवरोध को पार ना कर ले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा अवरोध वह अवरोध है जिसे अभिकारक संकुल द्वारा पार कर लेने पर ही उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ ये ऊर्जा अवरोध को इस चित्र की सहायता से समझाया है, जहाँ A और B क्या है, अभिकारक हैं। ये दोनों आपस में टकरा करके संकुल तो बना लिए लेकिन अभी उत्पाद नहीं बने। ये क्या करते हैं,
इसको कुछ एनर्जी मिलता है, ठीक है, दहली ऊर्जा मिलती है इसको, और ये क्या करता है, इस जो अवरोध है उसको पार करने की कोशिश करता है। यहाँ तक चढ़ गया, उसके बाद जैसे ये अवरोध को पार करके इस दिशा में आता है, दाएं पक्ष में आता है, तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है फाइनली। इस प्रकार जो है तो ऊर्जा अवरोध क्या होता है, एक अवरोध होता है जिसे पार कर लेने के पश्चात ही कोई भी अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दहली ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा, ये सब पद भी आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में ऊर्जा अवरोध क्या है चित्र बनाकर समझाना है बोला था, तो इसलिए मैंने यहाँ संक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा को नहीं लिया। क्लियर, तो सभी बच्चों को समझ आ गया। तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है अगर आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हो, बनाना चाहते हो। तो आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल वाला जो हमारे पास व्यंजक हम लोगों ने किया था उसको अच्छे से फिर से समझते हैं। ठीक है, देखो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, किस तरह से संपन्न हो रही है, जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब हम लोग देखते हैं कि कोई अभिक्रिया इस तरह संपन्न हो रही है कि कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तब वह टी जब बराबर 0, अगर समय क्या है टी बराबर 0 हो, तो इस पर जो अभिकारक का सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण होगा। लिख दिया मैंने क्या, R0 सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 लिख दिया। इसका मतलब ये प्रारंभिक सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण जो टी बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रण है। और क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हमको क्या करना है, अर्धायु काल के लिए, इसलिए समय क्या लेंगे, वापस आते हैं सेकंड कंडीशन, समय टी बराबर क्या ले लेंगे, टी हाफ ले लेंगे, टी हाफ। तो टी हाफ क्या होगा, टी हाफ अगर हम लोग लेते हैं, समय टी हाफ हो जाता है, तो इस समय पर जो प्रारंभिक हमारे पास जो अभिकारक का सांद्रण है वो क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। तो अभिकारक का सांद्रण का आधा रह जाता है, तो R0 अपॉन क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। इस समय पर तो अभिकारक का जो सांद्रण है वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को। आगे देखें, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया हेतु हमको दर स्थिरांक पता है। दर स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, K = R0 - R, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 - R अपॉन क्या लिख दिया हमने, T लिख दिया। क्लियर, ये होता है दर स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक। तो अर्धायु काल पर अगर हम बात करें तो अर्धायु काल पर समय कितना लेंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। और ये जो सांद्रण है क्या रहता है, सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, इसलिए R0 अपॉन 2 लिख दिया। क्लियर, अब इस पे मान रख दो, यहाँ मान रख दो, K का मान जो दर स्थिरांक है वहाँ पे मान रख देंगे, तो हो जाएगा R0 - R0 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में टी हाफ हो जाएगा। क्लियर, ये अपॉन में 2 था, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये इसके साथ 2 का गुणा हो जाएगा, 2R0 - R0, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 × टी हाफ। आगे देखिए 2R0 - R0 क्या हो जाएगा, R0 मिल जाएगा, R0 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × K हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। आगे देखें तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो समझ आएगा क्या कि ये जो है टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपात है किसके, R0 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के। तो यहाँ पे 2K लिख लेना या K लिख लेना, ठीक है, क्योंकि 2 जो है क्या है, कांस्टेंट है, तो 2K लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि शून्य की कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। यहाँ देखो ये कंडीशन है, मस्ट कंडीशन, जिससे हमको पता चला, ठीक है, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है अभिकारक का जो अर्धायु काल है वो क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल जो है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। क्लियर, तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत व्यवस्थित ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, समझ आया सभी बच्चों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत डिटेल से आराम से समझा रहा हूँ इसीलिए आपको, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोगों ने तो असाइनमेंट बना लिया होगा बिना सोचे समझे जाने। ठीक है, तो यहाँ मैं मेरे इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य ये है, मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लेट से मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इसको बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं वो चीज़ों को समझा पाऊँ। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी किस तरह से बना पाते हो, इसको मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको देखना भी है, सीखना भी है, और फिर उसको देख करके
कि आप लिख भी सकते हो, वो बात की बात है, लेकिन मेन काम आपको क्या करना है, यहाँ सीखना है। ठीक, आते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों दिख रहा है। ठीक है, तो एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर अभी कॉन्सेंट्रेट करो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 15 मिनट है। इस अभिक्रिया के 90% अंश पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। ठीक, तो जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, उस सभी डेटा को आप लिख लो। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि कैसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए अर्धायु काल कितना होगा, अर्धायु काल मतलब टी हाफ कितना दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए दर स्थिरांक निकाल सकता हूँ कि अगर टी हाफ दिया है तो के बराबर क्या होता है, 0.693 बटे टी हाफ का मान डाल देंगे और जब इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0462 प्रति मिनट। क्योंकि प्रति मिनट क्यों मात्रक लगाया हूँ, समझ आ रहा है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसलिए प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक, तो देखो इसको आपको समझना है, अलग अलग अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि के लिए अलग, शून्य कोटि के लिए अलग, है ना, द्वितीय कोटि के लिए अलग, ये सब होता है। तो दर स्थिरांक का जो मात्रक है ना वो परिवर्तित होते रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए ध्यान रखना है प्रति मिनट ही होता है, प्रति मिनट या प्रति सेकंड लिख सकते हो। ठीक, चलो इस तरह से आगे हम लोगों ने के का मान निकाले। अब जब के का मान निकाले तो हमको के नहीं निकालना था, हमको निकालना था पूरा समय। अब समय की बात करेंगे तो अब माना टी समय में 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। टी समय में कितना अभिक्रिया पूर्ण होता है, 90% अभिक्रिया जो है पूर्ण हो जाता है। अब 90% अभिक्रिया पूर्ण होता है मतलब प्रारंभिक सांद्रण कितना था उसका, 100% था। अब 90% हो चुका है मतलब अंतिम सांद्रण कितना बचा है, तो अंतिम सांद्रण बचा है 100 में से 90 घटा दो, माइनस कर दो, आ जाएगा कितना आपका 10%। समझ आया, तो प्रारंभिक सांद्रण 100 था तो अंतिम सांद्रण कितना 10%, क्योंकि 90% कंप्लीट हो चुका है। और टी का जो रिलेशन होता है, टी का संबंध होता है, टी बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा के log 10 A0 अपॉन ए होता है। यहाँ सब मान डाल दो तो टी बराबर 2.303 बटे 0.0462 log 10, ये क्या हो जाएगा ए नॉट का मान कितना है, ए नॉट 100%, 100 डाल दिया, और ए का मान कितना है, ए का अंतिम सांद्रण कितना है 10, तो 10% डाल दिया, तो ये जाएगा 100/10, 100/10 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक इक्वेशन आया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे पता है log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है 1, है ना, और ये 1 हो गया। अब हमारे को सिर्फ इतने को सॉल्व करना है कि 2.303 अपॉन 0.0462 क्या होता है। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो अगर हमारे पास 2.303 है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया 0.0462 से डिवाइड किया, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 दशमलव है 4 संख्या, इधर 3 संख्या, तो क्या कर सकते हो, एक 0 लगा सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो 2303 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया 462। इसको आसानी से आप भाग कर सकते हो क्योंकि वहाँ आपको एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलता, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है, चलो तो ये शायद रेड पेन से आपको क्लियर दिखा नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। खैर आपको इसको सॉल्व करना है, बस डिवाइड करना है। जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 49.84, क्योंकि पूरा डाटा जो है यहाँ दिया था किसमें, मिनट में, तो हमारा जो आंसर आएगा इस टाइम का वो भी किसमें आएगा, मिनट में ही लिखेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड देखो, दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाता है, क्यों? तो ये बिल्कुल दूध की बात किया, मतलब दूध किसका उदाहरण है, वैसे पायस का उदाहरण है, तेल का जल में पायस या वसा का जल में पायस, इसका उदाहरण है। तो चूँकि दूध में क्या होता है, केसिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसकी क्या क्वालिटी होती है कि केसिन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है, यदि उसमें हम लोग क्या कर दें, कोई खटाई डाल दें, कोई खट्टा पदार्थ डाल दें या पीएच मान उसका कम कर दें, तो वो उसके जो अणु है ना वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। देखो केसिन नामक पदार्थ है ना, देखो समझो फिर से, दूर दूर नहीं होते, सॉरी दूर दूर बोल दिया मैं, वो क्या होते हैं, दूर दूर होना बंद हो जाते हैं। पहले क्या होता है, जब नॉर्मल दूध है, नॉर्मल दूध में हम लोगों ने देखा पीएच का कुछ तो मान है, पीएच वैल्यू रहता है उसका, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या रहता है, अम्लीय रहता है, थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है वैसे भी दूध, लेकिन बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं होता। अब इसको क्या कर दिया आपने, दूध में जैसे ही कोई खटाई डाल दिया या कोई खट्टा पदार्थ डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो केसिन नामक जो प्रोटीन पाया जाएगा ना, उसके अणु जो है अभी तक क्या कर रहे थे, नॉर्मल दूध में ये दूर दूर भाग रहे थे, इधर उधर प्रतिकर्षित हो रहे थे। जैसे ही इसमें पीएच वैल्यू कम होगा, इसका पीएच मान कम होगा, ये अणु जो दूर दूर जा रहे थे वो क्या हो जाएंगे, अब आपस में चिपकने लग जाएंगे, सटिक, ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक, इस तरह से ही ये प्रक्रिया होती है और वहाँ स्कंदन हो जाता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, चूँकि दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, दूध वसा या तेल का एक जल में पायस का अच्छा उदाहरण है। दूध का पीएच मान किसी तरह से यदि कम कर दिया जाता है, अर्थात इसमें यदि कोई खटाई डाल दिया जाए या कुछ और खट्टे पदार्थ डाल दिया जाए, ठीक है, जिससे उसका पीएच मान कम हो जाए, तो
प्रोटीन के अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना बंद कर देते हैं। इससे पहले वो प्रतिकर्षित करते हैं रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें अगर आपने खटाई डाल दिया तो प्रतिकर्षित करना बंद कर देते हैं, जिससे उसके अणु आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस तरह से आपस में चिपक जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, नीचे उनका अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, और इस यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, दूध का दही में परिवर्तन होना भी यही प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो, इसको समझा सकते हो कि दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाता है। यही मेन रीज़न है कि पीएच मान जैसे ही कम होगा, ध्यान रखना पीएच मान जितना कम होगा उतना ही उसके अणु जो है, ठीक है, उसके अणु या प्रोटीन के जो अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित करना बंद कर जाते हैं और पास पसा के चिपक जाते हैं। बस यही मेन रीज़न है। तो आई होप सभी लोगों को समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही बेहतरीन और सटीक तरीके से मैंने बताया। ठीक, आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अधिशोषण समतापी वक्र क्या है? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र को आपको समझाना है। तो अधिशोषण समतापी वक्र आखिर होता क्या, देखते हैं। अधिशोषण पर दाब के प्रभाव की व्याख्या अधिशोषण समतापी की सहायता से की जाती है। स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं अधिशोषण की मात्रा के मध्य गणितीय संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण जो है अधिशोषण समतापी समीकरण कहलाता है, और इस समीकरण की सहायता से बनाए गए वक्र को ही अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ अधिशोषण समतापी वक्र आखिर होता क्या है। अब देखो, अधिशोषण समतापी वक्र है, दो तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रेंडलिक अधिशोषण। तो फ्रेंडलिक को ही मैं डिटेल से यहाँ बताने वाला हूँ। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र आखिर होता क्या है। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र के अनुसार क्या होगा, जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब पर निर्भर करती है। और किस तरह से दाब पर निर्भर करता है कि अगर दाब कम हो तो यहाँ पे अधिशोषण की मात्रा जो है क्या होगा, ये अनुक्रमानुपाती असमानुपाती होता है p⁻1 के, दाब के, प्रेशर की घात 1 के। लेकिन जैसे ही दाब बढ़ा देते हो तो यह दाब जो है बढ़ा देते हो तो अधिशोषण की मात्रा दाब के पदों से मुक्त हो जाता है। मतलब लिख सकते हैं p की घात कितना, 0। अगर मध्यम दाब रखते हैं तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो क्या होती है, तो इनके बीच 0 और 1 के बीच मान लेते हैं, 0 और 1 के बीच क्या है, कोई संख्या है 1/n। तो हम लोगों ने लिख दिया मध्यम दाब पर ये जो अधिशोषण की मात्रा है वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है p की घात 1/n के। ठीक, अब यहीं से हमारा काम चालू होगा। तो x/m या अधिशोषण की मात्रा जो है बराबर हो जाएगा किसके, k इंटू p की घात 1/n के। दोनों पक्षों का आप लघुगणक ले दो बस। तो लघुगणक या लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लिख दिया हमने। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ मैंने सूत्र को इस कोष्टक में लिखा भी है। 2 सूत्र यहाँ पे लॉग के लगने वाले हैं और इधर सेम टू सेम वही रहेगा। log x/m इज इक्वल टू, यहाँ सूत्र लगने के बाद ध्यान से देखो, log x/m इज इक्वल टू log के प्लस log p की घात 1/n हो जाएगा। 1/n जो है अगेन सामने चला जाएगा ये, और आपके पास ये मिलेगा आपको, ये है अधिशोषण समतापी, ठीक है, समीकरण। इसको आप व्यवस्थित करके लिखे तो कुछ ऐसा लिखा गया, देखो ध्यान से समझना। लास्ट में log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। अगर मैंने यहाँ इसको गौर से देखा तो ये पता चला कि ये y है, ये क्या है 1/m, n जो दिख रहा है वो है m, स्लोप जिसको कहते हैं, और log p क्या है, x है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बस मान डालेंगे, हाँ तो ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको मान डालना। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c किसका समीकरण है, रेखा का समीकरण। इसकी तुलना करेंगे तो y का मान इतना आ जाएगा और m का मान जो हो जाएगा 1/n, m जो कि ढाल है, और c x क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा, और c क्या है जिसको अंतःखंड कहते हैं उसका मान आ गया log k। तो इस प्रकार से ये ग्राफ आप बना सकते हो। ये जो ग्राफ है देखो ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्या होगा, x और y अक्ष पे आपने बनाया है। तो x अक्ष पे आपको क्या लेना है, दाब लेना था log p। y अक्ष पे क्या लेना था आपको, y का मान कितना है, तो log x/m, हाँ ले लिया अधिशोषण की मात्रा, ठीक है, इस दिशा में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ अंतःखंड है, मतलब इसके बीच गैप है, और ये अंतःखंड कितना है, log k के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो है ये ढाल बनेगा, इस रेखा का ढाल दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ग्राफ बना सकते हो। ढाल कितना है, 1/n है, ये 1/n है। इस तरह से ये बन जाएगा। ये है क्या, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। ओके, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आंसर भी दिखाई दे रहा है। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के बीच में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। लियोफिलिक और लियोफोबिक जिसको कहा जाता है, उन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट देखो, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल आकर्षण हो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। क्लियर। तो देखो
कोई कोलाइडरी तंत्र होता है जिसमें दो प्रमुख इसके अंग होते हैं, एक तो परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक, जैसे विलयन में क्या होता था, विलय और विलायक होता था, वैसे यहाँ परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। तो ऐसे कोलाइडरी तंत्र जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य जो है प्रबल आकर्षण बल होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, द्रव स्नेही शब्द से ही समझ आ रहा है इसको क्या है भाई, इसको ये प्यार है, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है लियोफिलिक। लियोफिलिक मीन्स होता है क्या है, लविंग, लिक्विड लविंग भी कह सकते हो, लिक्विड लविंग। ठीक है, वैसे ही तो ये द्रव के साथ क्या होता है, इसको स्नेह होता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। इस तरह का ये पहला पॉइंट समझ आया। द्रव विरोधी कोलाइड में भी आप लिख सकते हो ऐसे कोलाइडरी तंत्र जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अत्यंत दुर्बल आकर्षणों द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। क्लियर। चलो आते हैं सेकेंड पॉइंट में। ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है एक्चुअली अधिक स्थायी होता है। ठीक है, एक्चुअल में अधिक स्थायी होता है और ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, आसानी से नीचे बैठते नहीं हैं, ये जमा नहीं होते। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह सकते हो कि अधिक स्थायी होते हैं और ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, ये दूसरा पॉइंट बन गया। जबकि हम लोग बात करेंगे द्रव विरोधी कोलाइड की तो ये अस्थायी होते हैं और इसको आसानी से स्कंदित हो जाता है। इसको स्कंदित होने से बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका रक्षण किया जाता है। ठीक, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है ना, वही क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड के रक्षक की भांति भी कार्य करते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें, सेकंड पॉइंट में ये लिखना है कि ये अधिक स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक, आसानी से स्कंदित नहीं होते और ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, यह कोलाइड सरल भौतिक विधियों द्वारा बनाए जा सकते हैं जो द्रव स्नेही कोलाइड है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जटिल रासायनिक विधियों का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा और इस प्रकार आप जो है द्रव विरोधी कोलाइड बना पाओगे। ठीक, लास्ट जो पॉइंट हम लोगों ने रखा यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को ले लिया है। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल लिख लो, गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब इस क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है। और जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण में आप लिख सकते हो कि जो गोल्ड सॉल्ट हो गया, धातुओं के जितने भी विलयन हो गए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइड में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये बन जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ठीक, अब जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, उनको अगेन मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल है उसमें से जो भी वीडियो अपलोड हम लोग अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, अपने सारे दोस्तों तक, अपने जितने भी मीडियम है हर एक माध्यम से आप जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। हमारा मेन इंटेंशन यही है कि हम सभी बच्चों को, छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड करके भी रखा हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में, तो आपके लिए जो बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं आप देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करते जाता हूँ, करते रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और इसके अलावा फिजिक्स के भी जो देखना चाहते हैं असाइनमेंट वो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, तो हमारे चैनल पे विजिट करें और चैनल के अंदर आप वो वीडियो देख सकते हो, फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी। ठीक है, क्लास 10 क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों के लिए। तो आप बिल्कुल ये हमारे इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने स्कूलमेट में जितने भी है स्कूलमेट तक, सब तक आप जो है शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ओके, तब तक के लिए आप जो है ये असाइनमेंट जरूर बना लो और जल्दी से जल्दी अब बना करके सबमिट कर दो। क्लियर।